नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जो बाकी का रह गया था अपना पार्ट फर्स्ट, और उसी का अपन यहाँ अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास यहाँ से अपन फिर से शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। इसका जो पार्ट फर्स्ट है, जो इस लेसन का जो पार्ट फर्स्ट है, उसका आप वीडियो लिंक पे आप देख सकते हैं और आपको वहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको पहले वो वीडियो देखना है, नहीं भी देखा है फिर भी आपको वो देखना है, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो देखना है आपको। ये मानव भूगोल का विकास, पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के साथ अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया, इसका रूपांतरण मानव के अभ्युदय के साथ साथ ही आरंभ हो गया था। यानी कि पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के साथ में जो अनुकूलन और उनका समायोजन, यानी कि मानव का पर्यावरण के साथ में अनुकूलन, समायोजन, इनकी प्रक्रिया और इनका रूपांतरण मानव का जैसे ही अभ्युदय हुआ, मानव का जन्म हुआ, उसी समय से आरंभ हो गया था। यदि हम मानव वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास के संदर्भ में अत्यंत गहरी है। यानी कि अपन इसके इतिहास की कल्पना करें तो इसके इतिहास की जड़ें बहुत गहरी है। अतः मानव भूगोल के विषयों में एक दीर्घकालिक सातत्य पाया जाता है। समय के साथ विषय को स्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है और यह विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाता है। अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास को 3 युगों में विभक्त किया जाता है। मानव भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से कितने युगों में विकास को 3 युगों के अंतर्गत अपन विभक्त कर सकते हैं। कितने युगों में? 3 युगों में, और तीनों युगों का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। देखिए, पहला है प्राचीन काल। क्या है? प्राचीन काल। प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया न्यून थी। देखिए यहां पर देखना है आपको, अन्योन्य क्रिया न्यून थी। प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के साथ में अन्योन्य क्रिया न्यून थी। देखिए अन्योन्य क्रिया न्यून क्यों थी? क्योंकि उस समय इतना मानव का एक दूसरे से संपर्क नहीं था, और संपर्क नहीं होने के साथ में एक दूसरे के साथ में जो समायोजन की क्रिया थी वो बहुत बिल्कुल न के बराबर थी। क्योंकि एक मानव दूसरे मानव, एक स्थान का जो मानव, एक क्षेत्र का मानव दूसरे क्षेत्र के मानवों के संपर्क में बहुत ही कम आता था। इसलिए उनके बीच में जो अन्योन्य क्रिया थी, आपस में जो क्रियाएं करते थे, वो बिल्कुल ही न्यून थी। और एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था, क्योंकि वो जब एक दूसरे से मिलते नहीं थे, आजकल की तरह इतना मल्टीमीडिया तो था नहीं, इतना संचार के साधन इतने विकसित नहीं थे, और नहीं होने की वजह से उनका एक दूसरे के बारे में जो ज्ञान था वो बिल्कुल ही सीमित था। तकनीकी विकास का स्तर निम्न था, क्योंकि उस समय कोई तकनीकी स्तर बिल्कुल ही निम्न था, तकनीक का स्तर इतना था ही नहीं, इसलिए वहां तकनीकी का स्तर ही कम था। चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। किसकी छाप थी? प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। देखिए प्राकृतिक वातावरण की छाप का मतलब यहां है कि उस समय मानव केवल और केवल प्रकृति को मानता था। किसको मानता था? प्रकृति को मानता था। किसको मानता था? प्रकृति को मानता था, और प्रकृति ही उसके लिए सब कुछ थी। प्रकृति उसके लिए क्या थी? सब कुछ थी, क्योंकि प्रकृति को वह भगवान मानता था। क्या मानता था? प्रकृति को वह भगवान मानता था, और प्रकृति को भगवान मानने के साथ में वह उसकी पूजा करता था, विभिन्न रूपों में उसकी पूजा करता था, जैसे जल, वायु, आकाश, और तो और सूर्य, और विभिन्न प्रकार के पेड़ों की, क्योंकि वह प्रकृति से ही मानता था, क्योंकि वह पेड़ पौधों से विभिन्न प्रकार के फल वगैरह खरीदता था,
फल वगैरह वो प्राप्त करता था, इसीलिए वह प्रकृति की पूजा करता था। क्योंकि अगर प्रकृति हमारे लिए कुछ करती है तो हम प्रकृति का आदर करें, इसलिए प्रकृति का सम्मान करना, और इसीलिए उसकी प्रकृति की वो पूजा करता था। इसलिए उस समय उसके प्राकृतिक वातावरण की उस पर छाप थी। भारत, चीन, मिस्र, यूनान, रोम की प्राकृतिक प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। उस समय क्या है, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक शक्तियों को मानते थे। वेदों में सूर्य, वेदों में अपना आप देखते हैं, सुनते हैं कि वेदों में सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर पूजा अर्चना की जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय वह किस पर थी? अन्योन्य की, ये अपनी प्रकृति पर उनकी छाप थी मनुष्य की। क्योंकि प्रकृति को वह मानव अपने आप वह एक देवता के रूप में मानता था। क्योंकि वह अगर उसको नाराज कर दिया तो हमारे से रुष्ट हो जाएगी और हमारे को जो देती है वो दे नहीं पाएगी। इसलिए वह मनुष्य प्रकृति की पूजा करता था। यूनानी दार्शनिक थेल्स और एनेक्जिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति और मानव समाजों का वर्णन किया। अरस्तु ने वातावरण के प्रभाव की वजह से ठंडे प्रदेशों के मानव को बहादुर परंतु चिंतन में कमजोर बताया, जबकि एशिया के लोगों को सुस्त पर चिंतनशील बताया। देखिए, उस समय विभिन्न प्रकार के भूगोलवेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बारे में अलग अलग विचारधाराएं दी, और उनमें जैसे अरस्तु ने कहा कि जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं, यानी कि जो दूरों पर रहने वाले लोग हैं, दूरों के पास में रहने वाले लोग हैं, वो बहादुर होते थे। कैसे होते थे? बहादुर होते थे, लेकिन चिंतन में कमजोर होते थे। किसमें? क्योंकि उनकी चिंतन शक्ति इतनी ज्यादा नहीं थी। जबकि एशिया में रहने वाले लोग, यानी कि भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में रहने वाले लोग सुस्त होते थे, लेकिन चिंतनशील उनको ज्यादा बताया। क्योंकि वो ज्यादा चिंतनशील थे, इसलिए उन्होंने विकास ज्यादा किया। इतिहासकार हेरोडोटस का नाम सुना होगा। हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया। हेरोडोटस ने बताया कि जो स्थायी रूप से जो कृषक जातियां निवास करती है, वो जीवन यापन करती है, उन पर वातावरण का प्रभाव उल्लेखित होता है। हिकेटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। देखिए, यह प्रश्न बनता है, एक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। किसको कहा जाता है? हिकेटियस को। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। अभी आपको पहले वीडियो में आपको बताया था कि मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? रेडजेल। कौन है? रेडजेल। उसी तरह से भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस को। स्ट्रेबो उनके समकालीन रोमन भूगोलवेताओं ने मानव और उसकी प्रगति के स्तर पर भू पारिस्थितिकीय स्वरूपों के प्रभाव को स्पष्ट किया। यह है प्राचीन काल। नेक्स्ट अपन चलते हैं मध्यकाल। मध्यकाल के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो मध्यकाल में देखिए कि इस काल में नौचालन संबंधी कुशलताओं व अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान और दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने लगे। क्योंकि उस समय मध्यकाल में क्या हुआ? नौचालन की क्रियाएं शुरू हो गई थी। कौन सी क्रियाएं? नौचालन, यानी कि समुद्री नौकाओं के द्वारा एक प्रदेश से लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर के उनके बारे में ज्ञान उनकी तकनीकी उनके बारे में लोगों जानने लगे, और जानने लगे तो उनकी जो मिथक है यानी